हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन ही जाते हैं। 2 क्वेश्चन भी बनते हैं, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, टॉपिक बड़ा है, काफी क्लासेस में कंप्लीट होता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना होता है। लास्ट जो टॉपिक हमने किया है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन किया है। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो आपकी वैदिक सभ्यता है क्या ये ऐतिहासिक है या आदि ऐतिहासिक है। तो वैदिक सभ्यता भी एक आदि ऐतिहासिक काल में आती है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन आती है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो लिपि है उसको पढ़ा न जाने की वजह से उसको आदि ऐतिहासिक क्रम में रखा गया था, और इसको भी हम आदि ऐतिहासिक क्रम में ही रखेंगे, इसलिए क्योंकि इस वक्त कोई लिपि ही नहीं थी। उसमें तो लिपि को पढ़ा नहीं गया, इस वक्त कोई लिपि ही नहीं थी ऐसा माना जाता है। अगर कुछ लिखा भी होगा तो वो नहीं मिला है। कुछ अभिलेख मिले हैं जो आउट ऑफ इंडिया ही मिले हैं, जैसे वोगोस गोई का अभिलेख है, किसी का अभिलेख है। ये अभिलेख जो मिले हैं वो जो भारत से नहीं मिले हैं। वैदिक काल के कोई भी ऐसे साक्ष्य जो नहीं मिले थे। ठीक है, वैदिक काल का जो लिखावट थी, जो लिखित कार्य हुआ था वो काफी बाद के टाइम में हुआ था। वैदिक काल में कुछ भी लिखा नहीं गया था, जो भी चीजें थी वो मौखिक ही चलती रहती थी। जैसे ऋषि है वो अपने शिष्य को, फिर आगे वो अपने शिष्य को, और एक टाइम के बाद फिर इनको पूरी सभी चीजों को जो संकलित करता है वो वेद व्यास जी के द्वारा संकलित या वेद पायन के द्वारा संकलित की जाती है। ठीक है, और इसमें जो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1500 से 600 बीसी का रहता है। 600 बीसी का टाइमिंग रहेगा, क्योंकि हड़प्पा का जो पतन होते होते ही आप उसके पतन में पढ़ते हैं तो 1800, 1700, 1600, टोटली 1500 तक के एंड टाइम तक ये खत्म हो चुकी होती है। और ये जो टाइम स्टार्ट हो जाता है ये वैदिक काल का शुरू हो जाता है। अब वैदिक काल, जो वैदिक शब्द है ये विद धातु संस्कृत से निकला है। इस संस्कृत से निकला है, किससे? विद धातु से। और विद, इसका अर्थ क्या है? विद का जानना या फिर ज्ञान, एक तरह से नॉलेज है ना। आप अक्सर आप यही सुनते हो कि वेदों में हमने ये पढ़ा, वेदों का हमें ज्ञान है, जिसको वेदों की नॉलेज है तो वो काफी धन, वो क्या बोला जाता है, विद्वान माना जाता है ना। तो विद्वान, विद्वान वाली जो चीजें है वो नॉलेज वाली है, वो विद से ही निकली है वैदिक काल में, विद धातु से। ठीक है, और इसमें हम वैदिक काल में पर्टिकुलर एक जाति पढ़ते हैं जो आर्य जाति है। आर्य जाति के इर्द गिर्द ही ये सारी चीजें घूमती रहती है। ये आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इस पर एक पूरा टॉपिक बनता है। आर्य क्या है, क्या शब्द क्या है, ये आर्य, ये भी एक तरह से स्टेटमेंट बनती है। तो आर्य क्या थे? आर्य कोई पर्टिकुलर जाति नहीं थी, आर्य एक शब्द था, है ना। सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आर्य क्या थे, जाति थी कि शब्द थे? आर्य तो एक शब्द था, कोई जाति नहीं थी। ऐसे जैसे हिटलर बोलता है अपने आप को एक जाति के तरह प्रमोट करता था। हिटलर जो है अपने आप को एक जाति की तरह प्रमोट करता था कि मैं आर्य हूँ, पर वो आर्य एक जाति के लिए यूज करता था, हालांकि जाति नहीं थी, आर्य एक शब्द था। तो आर्य क्या था? एक पर्टिकुलर शब्द है। आर्य शब्द के रूप में प्रयोग होता है। मैं की पर जाति सूचक या जाति सूचक। ठीक है, ये जो शब्द है ये क्या है? ये शब्द जाति सूचक नहीं है, पर जाति सूचक नहीं है, शब्द सूचक है। मतलब शब्द है, नॉर्मल एक शब्द है जैसे हम कुछ भी यूज करते हैं, बट हर शब्द का एक अर्थ तो होता है। तो इस आर्य शब्द का भी एक अर्थ है, जिसका अर्थ क्या है? बुद्धिमान, विद्वान, कुछ भी इसके लिए, मतलब एक तरह से श्रेष्ठ शब्द जो यूज होता है ना, श्रेष्ठ, कुलीन, समृद्ध, कृष्ट, अभिजात्य या कुलीन, एक ही बात हो जाएगी। ये जो शब्द है ये सब के सब किसके लिए यूज हुए हैं? आपके आर्य के लिए। तो आर्य के लिए एक इंडिकेट वो शब्द होते हैं जो एक प्रॉपर अच्छे के लिए यूज होते हैं। फ्रीडम हो सकती है उसमें, साधु हो सकता है, सज्जन हो सकता है, उत्तम हो सकता है, साधु,
सज्जन, उत्तम, ये सभी शब्द किसके लिए यूज होते हैं? ये सभी शब्द आर्य के लिए यूज होते हैं। बस आपको यही याद रखना है कि ये जो शब्द यूज होते हैं ये आर्य के लिए होते हैं, आर्यों के लिए कोई पर्टिकुलर जाति यूज नहीं होती। एक लेसेन थे, इतिहासकार लेसेन। लेसेन ने 1877 में आर्य को जाति के रूप में प्रयोग किया। आर्य को जाति बताया। बस एक इतिहासकार पूछा जाए किसने भी, किस इतिहासकार ने आर्य को एक जाति बताया, तो लेसेन ने 1877 में आर्य को एक जाति बताया। ठीक है। और आर्य शब्द का जो प्रयोग है ऋग्वेद में 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। एक आपको चीज याद रखनी है कि सबसे पहले जो आर्य शब्द है उसका प्रयोग किसने किया है? मैक्स मुलर ने। आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैक्स मुलर ने किया। और मैक्स मुलर ने ही कहा था जो आर्य है वो बैक्टीरिया या मध्य एशिया से आए हैं और इनका यही मत सामान्य माना जाता है। तो अभी आप देखिए इसमें जो हमने क्वेश्चन की है, पहला क्वेश्चन, वैदिक शब्द विद धातु से निकला है। विद का जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, ये जानना किसी भी चीज को। उसके बाद है आर्य। आर्य जो है वो शब्द के रूप में प्रयोग होता है, न किसी जाति के रूप में। बुद्ध, इसका जो अर्थ होता है उत्तम है, सज्जन है, साधु है, उत्कृष्ट है, विद्वान है, बुद्धिमान है, श्रेष्ठ है, कुलीन। इस तरह का जो एक समृद्ध वर्ड है, जो एक पॉजिटिव सा वर्ड है वो यूज होता है। अगर कोई नेगेटिव सा दिखे और आपसे पूछा जाए कौन सा आर्य का, तो वो नहीं होगा, पॉजिटिव वाले वर्ड ही इसके लिए यूज होते हैं। ठीक है। हिटलर अपने आप को आर्य बोलता था तो वो एक जाति के रूप में बोलता था, न कि शब्द के रूप में बोलता था। लेसेन ने भी इसको क्या कहा है? एक जाति ही बताया 1877 में। तो इतना इसके पॉइंट बनते हैं। और सबसे पहले जो है आर्य शब्द का प्रयोग मैक्स मुलर ने किया है और ऋग्वेद में आर्य का जो शब्द का प्रयोग है वो 33 बार हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्य जो ये टाइमिंग है ऋग्वैदिक काल का, ये टाइमिंग को आप एक पार्टों में, एक कालखंड में जो है निर्धारित करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल का जो टाइमिंग है, वैदिक काल का टाइम, इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक आपका ऋग्वैदिक और एक आपका उत्तर वैदिक। अगर इसको उत्तर वैदिक कहते हैं तो इसको पूर्व वैदिक भी कह सकते हैं। अब इनका टाइम रहेगा आपका 1500 से 1000 बीसी का। और इसका जो टाइमिंग रहेगा आपका, इसका जो टाइमिंग रहने वाला है वो आपका 1000 से 600 बीसी। ठीक है। इस वाला जो टाइमिंग में आपसे सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल का टाइमिंग क्या था, पूर्व वैदिक काल का, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल का टाइम क्या होता है। इस वाले टाइम में आपका ऋग्वेद की रचना होती है और उत्तर वैदिक काल में आपकी जो आपका अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, आरण्यक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, वो सारे आपके उत्तर वैदिक काल के होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लिखे जाते हैं, पर वो इस टाइम की जानकारी देते हैं और वो इस टाइम की जानकारी देते हैं। ठीक है। जब हम आगे इस टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम इनका कंपैरिजन भी करते हैं। ठीक है। इनकी दोनों की क्या भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे, भौगोलिक विस्तार। उसके बाद राजनीतिक, सामाजिक जीवन, राजनीतिक समाज, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी कि बुरी थी, क्योंकि ऋग्वेद में अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में अच्छी नहीं थी। शिक्षा किस स्तर की थी इनके यहाँ, वेशभूषा,
ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद समाज के बाद आप पढ़ेंगे इनके धार्मिक, आर्थिक, यहीं पर सांस्कृतिक। तो ये वैदिक काल के और उत्तर वैदिक काल के दोनों अलग अलग पार्ट पढ़े जाते हैं, फिर इन दोनों के बीच कंपैरिजन किया जाता है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी बनता है, ऑब्जेक्टिव में भी बनता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए तैयार होते हैं। इनको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, वो सब्जेक्टिव के लिए तैयार होना, क्योंकि इसमें कंपेरिजन भी पूछ लेते हैं। कुछ भी बीच में से डीप कुछ भी इस तरह की लाइन उठा दे, वो क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें आपको लिखना इन्हीं के बारे में है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अभी इनका जो आर्य कहाँ से आए, भारत से ही थे। भारत के पर्टिकुलर एक जगह है इनका जन्म हुआ, फिर पूरे एरिया में फैल जाते, जिसको विस्तारवादी एक तरह से नीति कहते हैं, या कर्मिक सिद्धांत जिसको कहते हैं। या फिर आर्य बाहर से आए थे, ठीक है, आर्य बाहर से आए थे। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग स्टेटमेंट है इसके बारे में, तो वो हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि किसने क्या स्टेटमेंट दी है। सबसे पहले सबसे पहले जो आपका रहने वाला है वो रहेगा मूल स्थान। तो आपका आर्य है उनका मूल स्थान, आर्य का मूल स्थान। कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि आर्य जो थे वो भारत से ही थे, और कुछ इतिहासकार कह रहे हैं आर्य जो है वो भारत से बाहर से थे, भारत के बाहर या भारत से बाहर से आए थे। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन इतिहासकार ये कह रहा है कि ये भारत के ही थे और भारत में ही इन्होंने अपना विस्तार किया। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन दी जाती है वो कश्मीर, कश्मीर के लिए कौन बोलता है, कश्मीर या हिमालय भी लिखा आता है, कश्मीर व हिमालय। ये है कल, कल भी लिखा होता है, या एलडी कल या एलडी काला, एलडी कल, या कहीं कहीं काला भी लिखा होता है, काला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। इसके बारे में किस किसने कहा, संपूर्णानंद और अविनाश। उसके बाद ब्रह्मऋषि प्रदेश, ब्रह्मऋषि और ब्रह्मवर्त अलग अलग है। ये ब्रह्मऋषि जो है वो गंगा और दुआ वाला एरिया है, तो ये ब्रह्मऋषि कहा गंगानाथ झा। और एक है मध्य प्रदेश से आए हैं, समझा दूंगी दोबारा, एक बार पहले ध्यान दीजिए कि कौन क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश से आर्य भारत में ही फैले हैं, तो ये राजबली पांडे ने कहा है, राजबली पांडे। अभी देखिए एक और डेफिनेशन है जो दोनों में ही आती है, वो है आपकी त्रिवेदी, या त्रिवेद थे जो, ये क्या कहते हैं, ये मुल्तान से, क्योंकि उस वक्त जो ये एरिया था वो भारत के ही अंडर में आ रहा था, मुल्तान, ठीक है। या इसको वेदिका प्रदेश भी कहते थे, वेदिका प्रदेश। अब पहले ये याद कीजिए आप कि ये कह रहे हैं, ये इतिहासकार जो है ये सब अपने अपनी बातें बता रहे हैं, इन्होंने जो भी पढ़ा, जो भी इनको याद है, जो भी इनको इनकी नॉलेज है, जो भी इन्होंने सर्वे किया, उस बिहाफ पे ये क्या कह रहे हैं कि आर्य भारत में ही थे और भारत में अलग अलग एरियो में उन्होंने अपना विस्तार कर लिया था। तो ये कह रहे हैं कि आर्यों का जन्म, कौन कह रहे हैं, एलडी कल या एलडी काला जो भी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो भारत में कश्मीर वाला या हिमालय वाला जो इलाका था उत्तरी में, वहां पर आर्यों का जन्म हुआ और धीरे धीरे आर्य अन्य क्षेत्रों में बस गए थे। संपूर्णानंद और अविनाश जी कहते हैं कि जो आर्य है वो सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश में थे, और वहीं से फिर वो सभी एरियो में फैल गए थे। उसके बाद जो है गंगानाथ झा, गंगानाथ झा क्या कहते हैं कि जो आर्य है वो ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश कौन सा है आपका, ब्रह्म ऋषि जो गंगा और दोआब का क्षेत्र, गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र, ठीक है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र को ब्रह्मऋषि प्रदेश कहते हैं। तो गंगानाथ झा ने कहा आगे उत्तर वैदिक काल का विस्तार यहाँ तक होता है। तो
तो गंगानाथ झा ने कहा कि जो आर्य है वो ब्रह्म ऋषि प्रदेश से ही यहाँ पे इनका जन्म हुआ और फिर वो फैल गए। जो राजबली पांडे है वो कहते हैं कि जो भारत में मध्य प्रदेश वाला एरिया है वहां पर इनका जन्म हुआ और वो धीरे धीरे सभी एरियो में फैल गए। ऐसे ही त्रिवेद जी कहते हैं कि मुल्तान में इनकी जन्मभूमि थी और या वेदिका प्रदेश में अफगानिस्तान वाला जो ये एरिया है, और ये धीरे धीरे फिर पूरे भारत में फैल गए। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर भी आ जाती है और कुछ वाली बुकों में ये यहाँ भी लिखी होती है। ठीक है, मुल्तान वाली। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। आगे भारत से बाहर, भारत से बाहर से आए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपके बाल गंगाधर तिलक आते हैं जो कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आर्य आए। उत्तरी ध्रुव से आर्य आए हैं, तो ये किसने कहा? ये बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। सेकंड डेफिनेशन आपको याद करनी है कि तिब्बत से आए हैं। तिब्बत से, तो ये किसने कहा था तिब्बत के बारे में? दयानंद सरस्वती और परजिटर। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, मध्य एशिया से आर्य आए हैं। मध्य एशिया, और ये वाली जो बात थी यही ज्यादा मान्य हुई है, या फिर बैक्टीरिया लिखा आएगा, बैक्टीरिया। तो यहां से आए हैं, तो ये किसने कहा था? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर के द्वारा ये बात कही गई थी और यही बात सबसे ज्यादा मान्य है, और मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है। ठीक है। उसके बाद है दक्षिणी रूस, रूस से आए हैं। दक्षिणी रूस से आर्य भारत आए हैं। तो दक्षिणी रूस ये कौन था? नेहरिंग। नेहरिंग था, और एक गाइल्स महोदय भी थे इनके साथ, गाइल्स महोदय। एक था जर्मनी से आए हैं। उन्होंने कहा भी आर्य जर्मनी से आए हैं, जिसमें आपका पेंका और हर्ट है। पेंका और हर्ट है। ठीक है। तो ये बहुत सारी डेफिनेशंस है अलग अलग, जिन्होंने कहा कि आर्य, किसी ने कहा आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं, तो किसी ने कहा आर्य हंगरी से आए हैं। गाइल्स महोदय ने हंगरी से भी कहा है, और पामीर के पठान से भी कहा है, पामीर का पठार। तो ये किसने कहा? ओल्डेनबर्ग, कीथ। ठीक है। और हंगरी से भी आए हैं। किसने कहा था? हंगरी से आए हैं। हंगरी से आए ये कहा था आपका, जो इसमें अभी आया था गाइल्स महोदय ने। इसने यहाँ पे भी अपनी सहमति दी है। भाई इससे पूछा गया भी आपने ऐसा क्यों कहा कि हंगरी से अभी, तो आप कह रहे थे कि, एक मिनट, गाइल्स, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मुझे लगा यहाँ की जो प्रजाति है, पशु है, उनको देखकर कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहीं से आए थे। तो ये इनकी डेफिनेशंस हैं, और इनको हम एक छोटे से मैप बना के उसके थ्रू भी समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा, क्योंकि वो हमारे माइंड में चीजों को बैठाने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ना होता है। देखो, इन्होंने कहा है उत्तरी ध्रुव से आया है बाल गंगाधर तिलक, तिब्बत से आए हैं दयानंद सरस्वती परजीटर, मध्य एशिया से आए हैं तो मैक्स मूलर ने कहा, दक्षिणी रूस से आए हैं नेहरिंग और गाइल्स महोदय ने कहा, जर्मनी से आए पेंका और हर्ट ने कहा, पामीर का जो पठार है जैसे जस्ट भारत के ऊपर, तो वो पामीर के पठार में ओल्डेनबर्ग और कीथ ने कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में मिलान करने में भी आता है। ठीक है। और एक आल्पस पर्वत से आए हैं, ये एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया है, आल्पस पर्वत, एनसीईआरटी। ठीक है। इसमें ऐसा लिखा गया है कि ये आल्पस से आए हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है ये दक्षिणी रूस, नेहरिंग, जर्मनी पेंका हट, पामीर का पठार, ओल्डेन कीथ, और हंगरी है गाइल्स महोदय। अभी देखो इनको थोड़ा सा एक मैप के थ्रू समझते हैं, रफली से हम कोई कुछ भी अपना जिसपे जैसा बनाना आता है जैसा बना सकता है, ये भी जैसा भी आता है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैप के थ्रू इन चीज़ों को थोड़ा सा, कोई भी छोटा सा मैप आप कहीं भी जो है कॉपी के किसी कोने में आप बना सकते हो, और फिर उसके बाद आप चीज़ों को थोड़ा ड्रॉ आउट करके देखते हैं तो चीज़ें जल्दी समझ आ जाती है। ठीक है।
देखिए, इसमें आपको क्या समझना है। सबसे पहले हमने पढ़ा कश्मीर से आए हैं, ये वाला इलाका कश्मीर वाला, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सब सैंधो प्रदेश से आए हैं, सब सैंधो प्रदेश, ये सब सैंधो प्रदेश वाला कौन सा है? जैसे ये आपकी सिंधु नदी, ठीक है, आपकी चिनाब है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ठीक है, व्यास है, रावी है, सतलज है, उसके बाद आपकी सरस्वती है, जो आपकी वो 7 नदियां हैं, सप्त सैंधव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, और हमने कहाँ पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था आपका मध्य प्रदेश वाला इलाका। अब मध्य प्रदेश जो राजबली पांडे ने कहा है, राजबली पांडे ने मध्य प्रदेश। जैसे समझने के लिए चीजें आपके माइंड में ज्यादा देर तक रहे दिमाग में आपको। उसके बाद आपका जो है ब्रह्म ऋषि प्रदेश का है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश। तो आपका ये जो गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र होता है ना, यहाँ से आके ये वाला गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, इसमें क्या था, इन्होंने क्या कहा, किसने कहा? ये आपका गंगानाथ झा, गंगानाथ झा, ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश है। उसके बाद और हमने क्या पढ़ा था? मध्य प्रदेश हो गया, कश्मीर हो गया, ये हो गया। हाँ, आपका अफगानिस्तान वाला जो इलाका है, ये इसको बोलते हैं मुल्तान, अफगानिस्तान, मुल्तान या अफगानिस्तान वाला। त्रिदेव ने जो कहा है कि यहाँ से आए हैं आर्य, ठीक है, ये तो भारत वाले थे जिन्होंने भारत के बारे में कहा था। उसके बाद ये तिब्बत से आए हैं, दयानंद सरस्वती है, ठीक है, तिब्बत से आए हैं। एक जिस समझने के लिए, ये आपका पामीर के पठार के बारे में कहा गया है, पामीर का पठार। इधर आपका दक्षिणी रूस है, इधर आपका दक्षिणी रूस है, दक्षिणी रूस, ठीक है, जो हमने पढ़ा था दक्षिणी रूस, नेहरिंग ने कहा है दक्षिणी रूस से आए हैं। उसके बाद इधर हमारा जो है हंगरी है, इधर आपका जर्मनी है, जो हेंका और उसने कहा है आपका, पेंका और हर्ट ने कहा है। तो ये आपका, ये यहाँ पे आपका क्या है, दक्ष वो आपका मध्य एशिया और बैक्टीरिया है। तो ये सारे के सारे कहाँ है कि किसी ने कहा कि यहाँ से आए हैं, किसी ने कहा यहाँ से आए हैं, किसी ने कहा भारत से है। तो ये आपको एक माइंड में होनी चाहिए अलग अलग स्टेटमेंट किसकी क्या रही है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ये डेफिनेशंस को देखो कैसे याद कर सकते हैं। दोबारा एक बार याद करा देती हूँ आपको। कश्मीर वाली साउंड को कै वाली साउंड से याद कर सकते हैं आप, ठीक है, कि कश्मीर, कश्मीर कै काला, किसी ऐसे कै वाली साउंड ने कहा है। सप्त सैंधव, जो संपूर्ण है और अविनाश है, संपूर्ण अविनाश, सप्त 7 वाली साउंड से आप इसको याद कर लेना। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि से आपको ऋषि गंगा ऐसी साउंड आ रही है, ब्रह्म ऋषि। मध्य प्रदेश, ठीक है, जो राजबली पांडे है वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उसके बाद त्रिदेव और ये मुल्तान वाला आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये भी हमें याद हो ही जाते हैं, बार बार पढ़ा आपने, उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक। फिर तिब्बत को आप याद कर लेना कि दयानंद सरस्वती ने भी ऐसा कहा है कि आर्य बाहर से आए हैं, ठीक है, तिब्बत से आए हैं, उनके साथ पर्जिटर भी हामी भर रहे हैं। ओके ओके, मैं एग्री हूँ। मध्य एशिया या बैक्टीरिया से आए हैं, तो ये तो आपका पूरा वैदिक काल में चलता ही रहता है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए, ऐसा मैक्स मुलर ने कहा है। उसके बाद है दक्षिणी रूस से आए हैं, ठीक है, दक्षिणी रूस से आए थे, वहां से क्या एक रिंग लेके आए हैं, नेहरिंग, ठीक है, और उसके साथ गाइल्स महोदय भी हैं। जर्मनी है, जर्मनी में जो पेंका है और हर्ट है, इन दोनों ने कहा है कि जर्मनी से आए हैं। उसके बाद पामीर का पठार है, पामीर के पठार में ओल्डेन कीथ है। हंगरी है, हंगरी में गाइल्स महोदय, वही जो दक्षिण रूस से कह रहे थे वो हंगरी से भी कह रहे हैं। आल्पस पर्वत है, ये एनसीईआरटी में ऐसा फॉलो है कि आल्पस पर्वत से आए हैं। एक काला सागर से भी कहेंगे, बेथेन नाम का विद्वान है, बेथेन, उसने कहा काला सागर से आए हैं। तो ऐसे आप थोड़ा रफली समझ लेना। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इनका भौगोलिक विस्तार। भाई आपका जो ऋग्वैदिक काल वाले कहाँ तक फैले थे और उत्तर वैदिक काल कहाँ तक फैला हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो और तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका
वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार में आपका दोनों में आ जाएगा, ऋग्वैदिक का भी और उत्तरवैदिक का, क्योंकि हमने टॉपिक को शुरू कर दिया है। और हाँ, इसके जो सोर्सेज हैं, सबसे पहले हम इसके सोर्सेज पढ़ते हैं, तो मैंने आपको पढ़ा दिए। इसके जो सोर्सेज है वो सारे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास में। तो सबसे पहले अगर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो हम सोर्सेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे बोगोस गोई का अभिलेख से सबसे पहले जानकारी मिलती है, कस्सी के अभिलेख से जानकारी मिलती है। बोगोस गोई अभिलेख जो कहाँ था, वो तुर्की में था, और वहाँ पे ये स्टोरी नहीं है कि दो कबीले आपस में लड़ते रहते थे, हित्ती और मतन्नी कबीला, उनके आपस में लड़ाई होती रहती थी। तो जब लड़ाई होती थी, वहाँ के जो राजा है उनसे दुखी रहते थे। तो एक दिन राजा ने उनकी जो आपस में सलाह कराई, मशवरा कराया कि भी तुम लड़ा मत करो। तो उन दोनों के बीच बातचीत कराई। बातचीत कराने के लिए क्या किया कि आप लड़ो मत, मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारी ना एक स्टेट संधि करा देता हूँ। तो उनकी संधि हुई, और संधि पे उनके हस्ताक्षर हुए, दोनों के आपस में नहीं लड़ोगे। तो उसमें चार देवताओं की सौगंध दी गई थी, जिसमें आपका इंद्र है, मित्र है, नास्ते है, ये वरुण है। चारों देवता के, अग्नि नहीं है, स्पेशली मेंशन होता है कि अग्नि भी है क्या, अग्नि नहीं था। तो चारों देवता थे, और वो चारों देवता आपके वैदिक काल के थे, और उनकी जानकारी आपको उनके अभिलेख में मिली है। तो कहीं ना कहीं कुछ अभिलेख मिले हैं। उसके बाद ऋग्वेद पढ़ेंगे हम, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पढ़ते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सारे के सारे। तो वो वैदिक काल के एक इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पूरा वैदिक काल पढ़ते हैं। तो वही मैं आपको बता रही थी कि उनको अच्छे से पढ़ लेना। तो वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार में आप सबसे पहले किसकी बाउंड्री कहाँ तक थी ये जानेंगे। तो वही आपको एक छोटा सा मैप बना लेना है, जिसके थ्रू ही आपको चीजें याद होती है, ठीक है। देखिए, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, आप दो छोटे छोटे मैप बना सकते हो चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें इसमें चीजों को समझने के लिए इजी रहता है आपका। तो ये देखना, सबसे पहले आप पढ़ोगे ऋग वैदिक काल। यहाँ पे आप पढ़ोगे ऋग वैदिक काल का जो विस्तार है वो कहाँ तक फैला था। ऋग वैदिक काल, भौगोलिक विस्तार है इसका। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कश्मीर वाला इलाका है ऋग्वेदी, वो हम पढ़ रहे थे। जो अभी पिछले मैप में हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि किसने कहा कि आर्य कहाँ से आए। किसी ने कहा कश्मीर से है, तो किसी ने कहा आपके सप्त सैंधव से है। पर अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि वैदिक काल कहाँ तक फैला, ऋग्वैदिक काल कहाँ तक फैला हुआ था, और उत्तर वैदिक काल कहाँ तक फैला हुआ था। अगर आपको लिखने में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप अच्छे से मैप बना के पूरी चीजों को डिफाइन कर सकते हो कि ऋग्वैदिक काल यहाँ तक फैला हुआ था, उत्तर वैदिक काल यहाँ तक फैला हुआ था। क्वेश्चन में पूछा है आपको कि उसकी जो बाउंड्री, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा आ सकता कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, उसका विस्तार कहाँ था। तुर्किस्तान से अरावली तक था, या तुर्किस्तान से विंध्याचल तक था, या अफगानिस्तान से गंडक नदी था, या अफगानिस्तान से यूपी तक था। ये वाली चीजें थोड़ी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपके माइंड में ये चीज मैप से बैठनी जरूरी होती है। क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल का विस्तार है वो गंडक नदी तक फैल जाता है, ठीक है, सदानीरा गंडक नदी। पर जो ऋग वैदिक काल का विस्तार है वो यूपी तक ही है, उससे आगे तक नहीं फैला था। तो इसलिए हमें इन चीजों को पढ़ना होता है। तो देखिए, ये अफगानिस्तान वाला एरिया है, अफगान और पाकिस्तान वाला एरिया, ये भी सारा उसी के अंदर आता था। आपका ये है सब सेंधा वाला प्रदेश है, जिसमें आपकी 7 नदी आती है, उनको अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ये जो राजस्थान, उत्तरी राजस्थान वाला एरिया है, उत्तरी वाला आएगा, दक्षिण राजस्थान नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला सारा एरिया आपका जो आएगा, ये आपका आता है आपके ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, ठीक है। और अभी जब आगे हम चलेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, ये आपका दोआब वाला क्षेत्र, ये दोआब वाला क्षेत्र जो बन जाता है आपका, ठीक है, ये आपका ब्रह्म ऋषि। और उसके बाद आपका जो ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है, मध्य प्रदेश वाला, ठीक है,
ये भी आपका उत्तर वैदिक काल में ही आता है, मध्य प्रदेश वाला और ये सब इसके आपके उत्तर वैदिक काल में आए। जो ग्रीन वाला है उत्तर वैदिक में, बाकी सब आपका, और इनकी जो बाउंड्री बन रही है उत्तर वैदिक काल की, वो यहाँ से बन रही है, यहाँ से विंध्याचल से। ठीक है, विंध्याचल दोबारा समझाऊंगी एक बार ध्यान से। विंध्याचल से लेके और यहाँ तक है आपकी ये वाली बाउंड्री, ये बनती है। ठीक है, ये आपका क्या है सारा ग्रीन वाला, ये है उत्तर वैदिक काल। ये सिर्फ समझने के लिए है, आपको मैप में ड्रॉ कर कर करके नहीं दिखाना, वो तो हल्का सा लिख देना बस, एक दो यहाँ उत्तर वैदिक काल, यहाँ तक आपका ऋग वैदिक काल। उसके बाद जो ये है आपका ऊपर जो ये बना हुआ है, ये आपका सारा उत्तरी राजस्थान है, और यहाँ पे आपका पश्चिमी यूपी जो आता है वो इसमें आता है, और पूर्वी यूपी आता है वो इसके अंदर आता है। कश्मीर है, सब सेंधव है आपका, जो हरियाणा पंजाब और दिल्ली वाला एरिया है। उसके बाद ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया, ये आता है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो अब जब हम इनको लिखते हैं ना, अब इनको लिखेंगे कैसे? जो ऋग्वैदिक काल की जो बाउंड्री बन रही है वो ये बन रही है, ऋग्वैदिक काल की जो बाउंड्री बन रही है आपकी वो ये बन रही है। तुर्कमेनिस्तान से लेकर आपकी जो नीचे की बाउंड्री बन रही है वो अरावली तक बन रही है, अरावली तक, ध्यान से देखना। और इधर जो बन रही है आपकी अफगानिस्तान की है पश्चिमी में, और इधर जो बन रही है वो आपकी पश्चिमी यूपी की बन रही है। ध्यान से देखना, ये ऋग्वैदिक काल का है। और इधर अगर उत्तर वैदिक काल को हम पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की जो बाउंड्री बन रही है, इधर से तो अफगानिस्तान ही है। ठीक है, और इधर से गंडक नदी है, गंडक नदी ये बोले तो सदानीरा नदी। और इधर या आपकी नदी आप पूछे, वैसे तो विंध्याचल है, नदी पूछे तो नदी नहीं है, ये नदी नर्मदा है। और उसके बाद ये ऊपर वाली जो बाउंड्री है वो हिमालय की बन रही है इसकी, ये वाला जो हिमालय की बाउंड्री बन रही है। और इधर से जो बन रही है इसकी ये नीचे वाली, ये बन रही है विंध्याचल तक। अब आपको समझ आ गया होगा कि इनका आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, पूर्व से पश्चिम। तो ऋग्वैदिक काल का जो ये ऋग्वैदिक काल है, यह है ऋग्वैदिक काल, और यह है आपका उत्तर वैदिक। ये जो समझाने के लिए है, मैं आपको इसकी पीपीटी जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी, और साथ के साथ में क्लास के साथ में, और आप पढ़ उससे लेना और समझ यहाँ लेना। तो ये आपका जो तुर्कमेनिस्तान है, ये वाला एरिया पूछे आपसे कि ऋग्वेद काल का से पश्चिम से पूर्व का विस्तार क्या है? पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी, अफगानिस्तान, या अफगानिस्तान, पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी, कुछ भी, या गंडक नदी। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि अफगानिस्तान से जो पश्चिमी, भाई बड़े मेरी उंगलियां बड़ी उल्टी सीधी चलती रहती है, तो ये पश्चिमी वाला पश्चिमी यूपी है। तो ये है आपका अफगानिस्तान से पश्चिमी यूपी का एरिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है? पश्चिम से पूर्व की सीमा। उत्तर से दक्षिण की सीमा जो रहेगी वो तुर्कमेनिस्तान से अरावली तक रहेगी। उसके बाद अगर आपको उत्तर वैदिक काल का पश्चिम से पूर्व का विस्तार पूछे तो अफगानिस्तान से गंडक नदी, उत्तर से दक्षिण पूछे तो हिमालय से विंध्याचल, इसका उत्तर से दक्षिण पूछे तो आपका तुर्कमेनिस्तान से अरावली तक रहेगा। ये आपकी जो है बाउंड्री बनती है, भौगोलिक विस्तार बनता है आपके वैदिक काल का। ठीक है, अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस एरिया में क्या क्या था। अब लिखते हैं इनको, ये सिर्फ समझा था, अभी लिखते हैं। ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार में आप क्या जानोगे कि कहां कहां तक फैला हुआ था। तो सबसे पहले कहां तक है भाई? अफगानिस्तान, तो समझा दिया मैंने, अब आप इजीली लिख सकते हो। पाकिस्तान, कश्मीर, उसके बाद आपका रहेगा हरियाणा,
पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी यूपी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, ये वाला सारा एरिया पड़ता आपका ऋग वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल का आप लिखे तो अभी है ना, हम ऋग वैदिक को ही पढ़ेंगे। अब एक पढ़ना शुरू करेंगे तो इसी को शुरू कर रहे हैं, इसी को पूरा भौगोलिक विस्तार इसका पढ़ेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे जो वो पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। तो इसमें आपको सबसे मेन यही जानना है कि ये वाला एरिया है और एक आपका सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा होता है, इसमें कितनी नदियां होती है। सप्त सैंधव प्रदेश, ये इसमें 7 नदी होती है भाई, 7 नदी। तो उस नदियों के बारे में जानेंगे हम। उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि नदियों का जिक्र क्या है, कितना है, ऋग्वैदिक काल में कौन सी नदी का कितना प्रयोग, मतलब कितनी बार प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वैदिक काल में पहले नदी के टॉपिक को उठाते हैं, उसके बाद सैंधव पे नदी। अगर आती है ऋग्वेद संहिता की बात, ऋग्वेद संहिता, ऋग्वेद संहिता में क्या आता है भाई आपका, नोट ऋग्वेद संहिता, वैदिक संहिता, वैदिक संहिता, वैदिक संहिता में आपका क्या आएगा, आपके ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, वो चारों वेद आते हैं। जब चारों वेदों को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको वैदिक संहिता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, इसमें अगर नदियों का जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो 31 बार या 31 नदियों का, 31 नदियों का उल्लेख है। ध्यान से देखना ये चीजें। अगर बात आती है ऋग्वेद में, ओनली ऋग्वेद में, ठीक है, अगर बात ओनली ऋग्वेद की आ रही है तो उसमें जो नदी है वो 26 है। ठीक है, 25। अगर बात आती है ओनली नदी सूक्त की, ओनली नदी सूक्त की, तो आती, अभी समझा देती हूँ, तो आएगी आपकी 21। देखो वैदिक संहिता अब क्या होता है, वैदिक संहिता क्या होता है, जो पूरे वेद होते हैं चारों के चारों, उनको इकट्ठा एक रूप दे दिया, उसको वैदिक संहिता कहते हैं। ठीक है, तो उसमें आएगी आपकी 31 नदी। ठीक है, 31 नदियों की जानकारी उसमें दी गई है वैदिक संहिता में। अगर बात आती है आपका वैदिक ग्रंथ जो है या वेद है जो आपका ऋग्वेद, उसमें टोटल आपसे पूछा जाए कितनी नदियों का जिक्र है, तो उसमें आपकी आएगी 25 नदियां। ठीक है, अगर नदी सूक्त है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त के बारे में बताया गया है, अगर उस नदी सूक्त की बात आती है तो आती है 21 नदियों का जिक्र। ठीक है, यही एक क्वेश्चन बनता है और किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहली जो प्रथम जो नदी है उसके बारे में मतलब जिक्र आया है, ये कहते हैं ना सबसे पहला नाम किसका आया है, तो वो गंगा का। प्रथम नदी जो इसमें मानी गई है वो गंगा थी। और जो अंतिम जो जिक्र आया है, जैसे सबसे लास्ट वाली जो नदी थी वो थी गोमल या गोमती, जो अफगानिस्तान में है। सेकंड क्वेश्चन फिर पूछा जाए, गंगा नदी का जिक्र कितनी बार आया है, गंगा और सरयू जो नदी है, सरयू, इनका सिर्फ एक बार जिक्र हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यमुना का, तो यमुना का 3 बार जिक्र हुआ है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक बार किसका हुआ है, सर्वाधिक बार जिक्र किसका हुआ है, सर्वाधिक, सर्वाधिक बार पूछा जाए तो आप सर्वाधिक में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर्वाधिक में, आपका सिंधु, सिंधु नदी, बार बार जो उल्लेख है वो सिंधु नदी का आया है। ठीक है, और जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी बताई गई है, दूसरी महत्वपूर्ण, वो है सरस्वती। ये काफी इंपॉर्टेंट नदी है सरस्वती, ये दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। इसके बारे में तो बहुत सारी बातें कही जाती है, इसको नदी तमा, अम्बी तमा, देवी तमा और संगीत की देवी, ठीक है, नदियों की अगरवती,
बहुत ज्यादा मतलब तारीफ जो है ना उसके बारे में कही गई है। पर बाद में कहते हैं कि जो सरस्वती नदी है वो राजस्थान के विल्सन में जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नदियों के बारे में कही गई है, और नदियों से एक क्वेश्चन जरूर बन ही जाता है। ठीक है, इसलिए हम नदियों के बारे में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या क्या नाम है भाई इसका? देवी तमा, माते तमा, अम्बी तमा, संगीत की देवी, बुद्धि की देवी, नदियों की अगरवर्ती, ये सब इसके बारे में है। और बाद में ये राजस्थान में जाके विलुप्त हो जाती है। राजस्थान के विल्सन में लुप्त। ये है आपकी नदियों की जानकारी, जो मतलब नदियों के बारे में पूछा जाता है, कौन सी नदी कितनी बार किसका प्रयोग हुआ है, और सबसे पवित्र भी यही मानी जाती है और सबसे प्रमुख भी यही मानी जाती है। ठीक है, सबसे प्रमुख भी यही मानी जाती है और सबसे पवित्र भी। सबसे पवित्र। अब देखिए फिर आगे चलते हैं। सबसे प्रथम नदी जिसका सबसे पहली बार प्रयोग होता है वो गंगा है। मतलब अब आप नदी पढ़ते हैं तो पहले नंबर पे जो नाम आ रहा है ना, नंबर फर्स्ट, गंगा। कितनी बार? सिर्फ एक बार। साइड हो जा। उसके बाद सेकंड वाली आएगी सरयू नदी, उसका भी सिर्फ एक बार साइड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है अंतिम बार जिसका जिक्र किया गया है वो गोमती, और उसके बाद फिर किसी नदी का जिक्र ही नहीं किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट था अभी यमुना का, उसका 3 बार किया गया। सर्वाधिक बार बारंबार जो है वो सिंधु नदी का। और दूसरी महत्वपूर्ण नदी जो जैसे गंगा है प्रथम नंबर पे, तो दूसरी महत्वपूर्ण नदी जो है वो सरस्वती माना गया है। या फिर सर्वाधिक बार तो आपका सिंधु का, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो सरस्वती का आता है जिक्र। ठीक है, और उसकी प्रमुख देवी, प्रमुख सॉरी, सरस्वती देवी का सर्वाधिक बार जिक्र आता है, उसका सिंधु का। और जो सरस्वती है उसका दूसरी बार महत्वपूर्ण जिक्र आता है। उसके बाद इसको देवीतमा, अम्बेतमा, मातेतमा कहा गया है। वाणी की देवी या संगीत की देवी इसको कहा जाता है। बुद्धि की देवी इसको कहा गया है, या बुद्धि प्रदान करने वाली। नदियों की अगरवर्ती इसको कहा गया, किसको? सरस्वती जो नदी है उसको कहा गया है। बाद में राजस्थान में जाके ये विलुप्त हो जाती है। और सबसे प्रमुख भी है और सबसे पवित्र नदी भी वैदिक काल में इसी को माना जाता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अफगानिस्तान में जो 4 नदियों का जिक्र आता है, तो स्पेशली पूछा जाता है कि ऋग्वेद में 4 नदी जो अफगानिस्तान में पड़ती थी तो वे कौन कौन सी थी? देखते हैं उनको। ये सिर्फ हम जो है ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे हैं, तो हम और कोई अभी उत्तर वैदिक में नहीं जा रहे। अफगानिस्तान उसका भौगोलिक विस्तार फिर दोबारा से पढ़ेंगे। अब साथ में हमने समझ लिया वैसे, पर अलग से पढ़ेंगे। उसमें वैसे इतना ज्यादा नहीं है, ऋग्वेद काल में ही ज्यादा भौगोलिक विस्तार के बारे में जो है जानकारी है। तो अफगानिस्तान में एक तो कुंभा थी, एक क्रुमु थी, एक सुवास्तु थी, और एक थी आपकी गोमती। तो देखिए इनके जो नाम है अक्सर मिलान करने में आते हैं। गोमल, स्वात, या स्वात घाटी भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कुर्रम और काबुल, ये चारों नदी बहुत बार मिलान करने में आती है। अफगानिस्तान में ऋग्वेदिक काल है ना, तो उसमें जैसे भारत में सबसे अंदर वाली नदी हम पढ़ते हैं कि सबसे अंदर वाला एरिया था, तो वो पढ़ते हैं ऐसे। अफगानिस्तान में पर्टिकुलर हम ये वाली नदियां पढ़ते हैं जिसमें कुंभा, काबुल, क्रुमु, कुर्रम, सुवास्तु, स्वात और आपकी गोमती, गोमल। ये नाम मिलान करने में सेम सेम है। गोमती का गोमल है, स्वास्तु का स्वात है, कुर्मु का कुर्रम है, कुंभा का काबुल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सप्त सैंधव। सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश में आपकी 7 नदियां आती है। जो पहली आपकी सिंधु है,
सब सैंधव प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है, देवताओं की भूमि या देव योनि। सिंधु, इसका कोई ऐसा नाम नहीं है। दूसरी जो नदी है आपकी, वो है आपकी झेलम, वित्सता, चिनाब है, व्यास है, रावी है, सतलज है, सरस्वती है। ठीक है, तो ये वाली नदी तो बाद में क्या हो जाती थी, लुप्त हो जाती है। तो सबसे पहले तो ना आपसे सीधा सात कोई भी नाम दे दिया जाए और उनसे पूछ लिया गया कि आप इनको मतलब ये बताओ कि कौन सी सब सेंधों में नहीं आती, तो सबसे पहले तो आपको ये नाम याद रखने की कौन सी सब सेंधों में आती है। ठीक है, उसके बाद आपके इनके पुराने नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, पुराने नाम, जैसे ये स्तुद्री, ठीक है, व्यास है विपाशा, ठीक है, रावी है परुशनी, चिनाब है अस्किनी। तो ये इनके नाम है जो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, झेलम है, वित्सता है, चिनाब है, अस्कनी है, व्यास है, बिपाशा है, रावी है, परुशनी है, सतलुज है, स्तुद्री है और सरस्वती है जो आपकी, इसका कोई नाम नहीं है, सरस्वती है। कहते हैं कि ये विल्सन जाके समाप्त हो जाती है और वर्तमान की जो घग्गर हाकरा नदी कहीं ना कहीं उसकी कंपैरिजन इससे की जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम पर्वत सॉरी मरुस्त पर्वत पढ़े, मरुस्थल पढ़े। तो उत्तरी मरुस्थल का जिक्र ऋग्वैदिक काल में, तो ये पूछा जाए कि कौन सा मरुस्थल था, उत्तरी था दक्षिण था। उत्तरी मरुस्थल राजस्थान वाला, जो उत्तरी राजस्थान का मरुस्थल जिसको धन्य कहा गया था, तो मरुस्थल को के लिए क्या वर्ड यूज किया गया था, ये एक आधा वर्ड है, जैसे मरुस्थल के लिए धान्य वर्ड या धन्य वर्ड यूज किया गया था। ठीक है, उसके बाद पर्वत श्रृंखला को लेके चले तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है जिसको हिमवंत कहा जाता है। उसकी जो चोटी है वो मंजूवत, स्पेशली जो मेंशन है वो मंजूवत है। उसमें और भी आती हैं चोटियाँ, जैसे आपकी शिलाजीत है, उसके बाद आपकी है स्वर्णवर्त है, आरजीव है, और एक आपकी आती है सुषमा है। ठीक है, ये वाली आपकी जो है पर्वत की चोटियाँ आती है। तो टोटली ये आपका एक जो है ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार हो जाता है। ठीक है, तो मैं चोट वो भी लिख ही देती हूँ, आपके पर्वत श्रृंखला, पर्वत ऋग्वैदिक काल का ही है ये सारा। ये ध्यान रखना कि आप ऋग्वैदिक काल हेडिंग डाल लेना और उसको ऋग्वैदिक काल में ही मेंशन करते हुए चले जाना। ठीक है, ऋग्वैदिक काल को ही मेंशन कर लेना और उसको करते हुए चले जाना। तो ये है आपका पर्वत। पर्वत हिमालय को ऋग्वेद में हिमवत कहा गया था, हिमवत। और जो इसकी प्रसिद्ध चोटियां थी, चोटियां, वो थी मंजूमत, मंजुवत या मंजुवत, मंजुवत। उसके बाद नेक्स्ट है, इसकी नेक्स्ट जो चोटी रही है, एक है शिलाजीत, और एक रही है इसकी आरजीव, एक है इसकी शरणावर्त, और एक है इसकी सुषमा या सुशीम, ऐसे करके ये सारी इसकी चोटियां रही है। और ये जो दोनों है ये कश्मीर की घाटी की है, कश्मीर घाटी में स्पेशली मेंशन किया गया है इनको। तो ये भाई टॉपिक रहा था हमारा और आपका वैदिक काल। तो सेकंड क्लास में मिलते हैं, फिर जहाँ आगे रहता है उसी से कंटिन्यू शुरू करते हैं। मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, इसमें लग जाएंगी आपकी 6 से 7, 5 से 6 7 क्लासेस लग जाएंगी, क्योंकि इसके जो सोर्सेज की बन चुकी है वो 2 3 क्लास तो इसके सोर्सेज की ही बन चुकी है, और 4 क्लासेस इसकी बन जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, पर जितना भी होगा वो आपको अच्छे से समझ आएगा और एग्जाम के लिए अच्छा होगा आपके, जितना भी मतलब आप इसको लिख भी पाओगे, आप इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना पाओगे। ठीक है, और इसके जो मेन पॉइंट आपको पकड़ने होते हैं क्वेश्चंस के, ये जैसे ये क्वेश्चन के पॉइंट्स पकड़ लिए आपने, नदियों से पकड़ लिया। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, यहाँ तक कर लिया, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। ओके, बाय बाय।